नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग, जय छत्तीसगढ़, जय भारत, हर हर महादेव। चलिए, आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं हमारे छत्तीसगढ़ की जो नदियां हैं, वो नदियों से संबंधित और कितने प्रश्न बन सकते हैं। जितने भी हो सके, मैक्सिमम जितने प्रश्न हो सकते हैं हम सब प्रश्न कर लेंगे, ताकि एग्ज़ाम में किसी भी तरह का प्रश्न आए आपसे बन जाए। तो नदियों के संबंधित जितने प्रश्न हैं हमने बहुत सारे ऑलरेडी कर लिए हैं, और आज की क्लास में मान के चलिए ये आखिरी टॉपिक होगा, आखिरी होगा जिसमें हम नदियों के बारे में और चर्चा करेंगे। हो सकता है और क्वेश्चन रह जाए तो उस पर भी हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। फिलहाल आज हम नदियों से संबंधित जो प्रश्न करने वाले हैं उसका स्क्रीन पर आपके सामने है पहला प्रश्न, देखिए और करेक्ट आंसर बताइए। ज़्यादातर आज का जो प्रश्न होगा वो नदियों पर आधारित, नदी के किनारे बसे शहर, उस तट के किनारे बसे नगर पर होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। फटाफट इसका करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 जिसका आपके सामने है ऑप्शन, आंसर आपको देना है फटाफट। चलिए, तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिरपुर नगर महानदी के तट पर स्थित है। आप सभी को बता दूं कि महानदी जहां से निकलती है वो है धमतरी जिला, और होते हुए वो कांकेर होते हुए फिर वापस धमतरी पहुंचकर ये पहुंचती है राजिम के पास, और राजिम से ऊपर महासमुंद और रायपुर के बीच में सीमा बनाती है, और उसी महासमुंद के पास है सिरपुर, जो कि इसी महानदी के तट पर स्थित है। तो बिल्कुल पहला पॉइंट ओके है, पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है, चंपारण नगर मनियारी नदी के तट पर है। तो आपको बता दूं, चंपारण जो है वो रायपुर में है, और रायपुर में तो मनियारी नदी बहती ही नहीं, तो इसके तट पर कहां से होगा? तो चंपारण ये बिल्कुल ये मनियारी नदी के तट पर नहीं है। भिलाई चरुदा नगर शिवनाथ नदी के किनारे स्थित है। अब भिलाई में अगर देखा जाए तो ये जो चरुदा है ये शिवनाथ नदी के किनारे तो नहीं है, लेकिन अगर देखें शिवनाथ नदी के किनारे क्या, तो दुर्ग अगर बोलोगे तो दुर्ग जो एक डिस्ट्रिक्ट, दुर्ग शहर जो है वो शिवनाथ नदी के किनारे है। तो भिलाई का जो चरुदा है वो बिल्कुल शिवनाथ नदी के किनारे नहीं है, तट पर नहीं है। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा ए, केवल ऑप्शन होगा ए, क्योंकि यहां पर देखोगे तो सिरपुर ही है जो महानदी के तट पर है, जबकि चंपारण रायपुर में है, और मनियारी नदी जो है वो मुंगेली और बिलासपुर के बीच सीमा बनाते हुए मिल जाती है। कहाँ? बलुदा बाजार के पास शिवनाथ नदी में। तो रायपुर में तो बहती नहीं, तो होगा ही नहीं। और भिलाई चरुदा नगर के किनारे बिल्कुल नहीं, याद रखिएगा शिवनाथ नदी के किनारे दुर्ग शहर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन होगा ए। ठीक है, बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पर है दूसरा नंबर का क्वेश्चन। चलिए, हर एक क्वेश्चन पर 3-3 प्रश्न हैं, और हम ज़्यादा लंबा समय नहीं लेंगे, फटाफट कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेते हुए क्लास कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, रतनपुर अरपा नदी के किनारे स्थित है। अब थोड़ा सोचे, विचार करें, ये रतनपुर कहाँ है? तो विचार करेंगे तो रतनपुर बिलासपुर जिले पर है, और बिलासपुर में बिल्कुल अरपा नदी बहती है, लेकिन क्या रतनपुर अरपा नदी के तट पर है? आप विचार करें और सही ऑप्शन बताएं। तखतपुर शिवनाथ नदी के किनारे है। तखतपुर कहाँ है? तो ये भी आप देखोगे तो बिलासपुर में तखतपुर है, और खैरागढ़ केलो नदी के किनारे है। तो इनमें से कौन सा सही दिख रहा है, ए, बी, सी या डी? चलिए दोस्तों, मैं बताता हूं आप सभी को। यहां पर अगर आप देखोगे तो रतनपुर अरपा नदी के किनारे स्थित नहीं है। रतनपुर जो है वो खारंग नदी के किनारे है, और यहाँ पर अरपा नदी बिलासपुर के बीचों बीच से तो आ रही है, लेकिन अरपा की सहायक नदी है खारंग, और ये खारंग नदी ऊपर से आती है, और इस खारंग नदी के किनारे में बैठा हुआ है रतनपुर। ठीक, और बिलासपुर शहर जो है वो अरपा नदी के तट पर। तो कहीं ना कहीं आप समझेंगे तो रतनपुर बिलासपुर में है और अरपा नदी बिलासपुर में बहती है, तो उसके किनारे मत समझना, ये रतनपुर जो है वो खारंग नदी के तट पर है, ना कि अरपा, इसलिए गलत हुआ। तखतपुर शिवनाथ नदी के तट पर नहीं भाई,
तखतपुर जो है वो बिलासपुर में है। मतलब अगर आप देखोगे ये अगर मुंगेली है और ये वाला हिस्सा आपका, ये वाला हिस्सा अगर बिलासपुर है और नदी जा रही है यहाँ पर, ये आ रही है नदी इस तरीके से, ये है मनियारी नदी और यहाँ पर तट पर बैठा है, यहाँ तट पर बैठा है आपका कौन सा, यहाँ तट पर बैठा हुआ है, ये तट पर बैठा हुआ है आपका तखतपुर। तो ये मनियारी नदी के तट पर है, ना कि शिवनाथ, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। खैरागढ़ केलो नदी के किनारे, तो खैरागढ़ तो भाई नीचे में है यहाँ पर, यहाँ खैरागढ़ जो है वो आमने नदी के तट पर है, आमनेर नदी के तट पर है और यहाँ पर संगम भी है खैरागढ़ में, आमनेर, पिपरिया और मुस्का। याद रखिएगा ये जा रही है 3 नदियों का संगम, ये है पिपरिया, ओके, ये है आमनेर, ओके, और ये है मुस्का। मुस्का तीनों नदी के तट पर बैठा है खैरागढ़। तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर तो तीनों के तीनों गलत, मतलब ऑप्शन डी सभी के सभी गलत है। विचार करते रहे कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं और ये प्रश्न अगर आपसे बन रहे हैं मतलब आपकी तैयारी बेहतर चल रही है। ठीक है, चले आगे। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दंतेवाड़ा संखनी डंकनी नदी के संगम पर स्थित है। इसको तो हर कोई जानता होगा कि दंतेवाड़ा में है माता दंतेश्वरी मंदिर और वही दंतेवाड़ा के तट पर, मतलब वही दंतेवाड़ा जो है वो संखनी और डंकनी नदी के तट पर है। तो बिल्कुल ये पहला पॉइंट सही है। नारायणपुर इंद्रावती नदी पर स्थित है। तो भाई इंद्रावती नदी जो है वो बस्तर जिले में बहती है। ध्यान से देखना, हर एक प्रश्न में 3-3 प्रश्न कर रहे हैं हम लोग, मान के चलिए हम लोग हर एक प्रश्न में 3-3 प्रश्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है इंद्रावती नदी और ये इंद्रावती नदी कहाँ से आती है, तो इंद्रावती नदी मुंगेर की पहाड़ी से आती है, उड़ीसा से, और ये दंतेवाड़ा होते हुए इस तरीके से बहती है ना। तो यहाँ पर ये बस्तर में गई, ओके है, ये दंतेवाड़ा में गई, ओके है, ये बीजापुर में गई, ओके है, लेकिन ये नारायणपुर में तो इंद्रावती गई ही नहीं। तो कहाँ से इसके तट पर नारायणपुर होगा, तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल गलत है, ओके। उसके बाद देखिए बस्तर में नारायण मंदिर संखनी और डंकनी इंद्रावती दोनों नदी के संगम पर है। तो बिल्कुल ये पॉइंट भी आपको दिख रहा होगा स्पष्ट गलत है। बस्तर में नारायण मंदिर संखनी और इंद्रावती दोनों नदी के संगम पर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 का केवल और केवल एक ही सही होगा, केवल एक सही होगा, 3 का ए। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, राजिम महानदी पैरी और सोंढू नदियों का त्रिवेणी संगम स्थल है। ये बात हमने कई बार पढ़ लिया, लेकिन अभी मिक्स क्वेश्चन है, हर नदियों के तट पर पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको तो ये बन जाएगा। इसका हमने कई बार आंसर देखा, राजिम महानदी पैरी सोंढू नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल सही है। सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर महानदी के तट पर है। अब सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर है, सबको पता है, और ये सिरपुर महानदी के तट पर है, ये भी पता है, तो बिल्कुल ये भी सही होगा। ओके, तीरथगढ़ जलप्रपात शिवनाथ नदी पर स्थित है। तो जो तीरथगढ़ वाटरफॉल है ये शिवनाथ नहीं बल्कि कांगेर की सहायक नदी मुनगा बहार पर है, इसलिए ये गलत होगा। तो तीरथगढ़ वाटरफॉल जो है याद रखिएगा मुनगा बहार नदी पर है, और मुनगा बहार नदी कांगेर की सहायक नदी है। तो ये कांगेर नदी जा रही है, इसकी सहायक नदी ये मुनगा बहार है, मुनगा, और ये दोनों मिल रही है किस में, सबरी नदी पर। तो ये सबरी है, सबको मैंने बताया, ये वाली आपकी कांगेर है, ये भी बताया गया है, और ये मुनगा बहार है। और इसी मुनगा बहार पर आपको क्या मिलने वाला है, यहीं पर वाटरफॉल मिलने वाला है, जो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, 300 फीट इसकी ऊंचाई है। ये वाटरफॉल का नाम है तीरथगढ़, लेकिन ये शिवनाथ पर नहीं, इसलिए गलत। तो ऑप्शन होगा ए सही, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 और 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 और 2 सही होगा। स्पष्ट है, चले आगे। चलिए
अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। विचार करें और सही उत्तर चयन करें। चलिए, आपके पास समय दिया जा रहा है। ऑप्शन का आपको बिल्कुल लगाना है। 5 का ए है, बी है, ऐसा करके आपको करेक्ट आंसर सबको बताना है। आपका ये क्लास के बाद जो आप कमेंट करते हैं उसको बिल्कुल देखा जाता है, ठीक है। तो आप बताएंगे कौन सही बता रहे हैं। जो एक्टिव है उनका नाम सामने दिखता है, और उनका नाम अगर सामने आ रहा है मतलब उसकी तैयारी और बेहतर होती है, ठीक है। तो अपनी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप सही उत्तर जो दे रहे हैं उसको बताएं, करेक्ट आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 5, पहला पॉइंट, कोंडागांव नारंगी नदी पर स्थित है। आपको बता दूं कि बिल्कुल जो नारंगी नदी है वो कोंडागांव से निकलने वाली नदी है, और वो माकड़ी पहाड़ी से निकलती है, और कोंडागांव जो इसी नदी के किनारे पर है। बिल्कुल सही है। बीजापुर का भोपालपट्टनम इंद्रावती नदी पर स्थित है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो इंद्रावती नदी बस्तर से दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा से बीजापुर पहुंचती है, और बीजापुर में भोपालपट्टनम एक जगह है वो इसी नदी के तट पर स्थित है। ये भी ओके है। नारायणपुर इंद्रावती नदी पर नहीं है। प्रश्न बोल रहा है नारायणपुर इंद्रावती नदी के तट पर नहीं है, तो बिल्कुल सही बोल रहा है। ये गलत तो बोल ही नहीं रहे। हाँ भाई, नारायणपुर जो है वो इंद्रावती नदी के तट पर नहीं है, इसलिए सही पॉइंट है। तो ऑप्शन के हिसाब से 1, 2, 3 तीनों के तीनों सही होंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये प्रश्न में आप समझना, आप ये मत लगा लेना कि नारायणपुर इंद्रावती नदी के तट पर है, ये गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना। यहाँ बोल ही रहा है कि नहीं है तो सही तो बोल रहा है। ये नारायणपुर इंद्रावती नदी के तट पर थोड़ी ना है, ये सही बोल रहा है, नहीं है, ओके है। तो 1, 2, 3 तीनों के तीनों सही हैं। ऑप्शन होगा डी, ठीक है। ऑप्शन होगा डी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। ये नहीं लेंगे, ये होगा डी, क्योंकि 1, 2, 3 सभी के सभी सही हैं। ओके, चले आगे। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6वां, बहुत ही शानदार प्रश्न है। आपको करेक्ट आंसर देना है। सभी क्वेश्चंस जितने भी नदियां हैं, है ना, अलग अलग क्षेत्रों के नदियों को मिला करके एक कूट वाला प्रश्न बनाया गया है, जो कहीं आपको नहीं मिलेगा। ये प्रैक्टिस केवल साध्य पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन पर मिलने वाला है, वो भी केवल इसी क्लास में। यहाँ मैं बता दूं कि ये एमसीक्यू अगर आप कर ले रहे हैं मतलब शानदार आपकी तैयारी होने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर, अधीक्षक आने वाले सीजीपीएससी प्री की। और अगर इन एग्ज़ाम की तैयारी हो जा रही है मतलब समझ जाओ कि छत्तीसगढ़ तो सभी एग्ज़ाम में बन जाएगा, ठीक है। तो जो एमसीक्यू देख रहे हैं, लगा रहे हैं, डेली मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद एमसीक्यू है। आप मेरे साथ डेली जुड़ते रहिए, आपको बिल्कुल इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। दंतेवाड़ा माता मंदिर संखनी ढंकनी के संगम क्षेत्र में है। अब ये तो एकदम याद हो गया होगा। हटकेश्वर महादेव मंदिर महासमुंद खारू नदी पर स्थित है। आपको बता दूं, हटकेश्वर महादेव मंदिर जो है महादेव घाट के पास खारू नदी के तट पर है, लेकिन ये रायपुर में है, ना कि महासमुंद में, इसलिए ये गलत होगा। हटकेश्वर महादेव मंदिर रायपुर में है, ना कि महासमुंद में, बाकी खारू नदी के तट पर है, ये तो सही है। अगला है सोमनाथ मंदिर शिवनाथ एवं खारू नदी के संगम पर है। तो भाई सोमनाथ मंदिर जो है वो शिवनाथ एवं खारू नदी के संगम पर है। हाँ भाई बिल्कुल है। ये शिवनाथ नदी और ये खारू नदी जहाँ मिलती है वो जगह है बलौदा बाजार, और इसी बलौदा बाजार में आपको मिलेगा सोमनाथ, ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 और 3 सही हैं, 6 का ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है जी। चले आगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब थोड़ा सा मैं रुकूंगा, आपका कमेंट दिखना चाहिए, आपका कमेंट आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का ए है, बी है, सी है, डी है, क्या है, यह आपको बताना है करेक्ट आंसर। चलो, रायपुर खारू नदी के किनारे है, भाई इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। आपको मैं बता दूं रायपुर में कहां से निकल रही है खारू नदी। तो चलिए एकदम स्पष्ट देखते हैं, आपको अब तो समझ में आ गया होगा छत्तीसगढ़ की सारी नदियां कहां से निकल रही है। तो देखो भाई, ये है खारू नदी, ये बालोद के पास इधर सीमा बनाते हुए ऊपर जाती है, ठीक है। बालोद दिख रहा है,
सबको दिख रहा है, ये है आपका बालोद, ये दिख रहा है क्या, बालोद दिख रहा है, ठीक है, एक मिनट, ये दिख रहा है आपको क्या, बालोद, ठीक, बालोद दिख रहा है। बालोद के ऊपर जाओगे तो ये दिख रहा है आपको दुर्ग, बालोद के ऊपर क्या दिख रहा है, दुर्ग दिख रहा है, और दुर्ग के ऊपर में क्या दिख रहा है, यहाँ पर बेमेतरा। तो यहाँ पर जो नदी है ये है आपकी खारून, और ये रायपुर होते हुए इस क्षेत्र में मिलती है, ठीक है, शिवनाथ नदी पर, और वहां पर है आपका नांद घाट, ठीक। तो यहाँ पर रायपुर खारून नदी के किनारे बिल्कुल ओके है, सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, तो बिल्कुल पॉइंट ओके है, ये करेक्ट होगा। रायगढ़ केलो नदी के किनारे है, रायगढ़ केलो नदी के किनारे है, बिल्कुल, ये अगर देखोगे तो रायगढ़ भी केलो नदी के किनारे है, बिल्कुल सही बात है। और अगर देखेंगे सारंगढ़ सारंगी नदी के तट पर है। अब ये विचार करो और करेक्ट आंसर बताओ, फटाक से बताओ, चलिए आप लोग फटाक से आंसर दीजिए। चलिए एक मिनट, थोड़ा सा एक छोटा सा काम आ गया, अर्जेंट है, इनको थोड़ा मैसेज रिप्लाई कर देते हैं, बाकी इसका करेक्ट आंसर आप सभी बताएंगे। चलो अब तक सबने आंसर दे दिया होगा ऐसा उम्मीद करता हूं मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में, रायपुर खारू नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। रायगढ़ केलो नदी के किनारे है, ये भी सही है। अब ये सारंगढ़ जो है इस सारंगी नदी के तट पर है क्या, अब बताओ, सारंगढ़ सारंगी नदी के तट पर है क्या। तो आपको बता दूं ये जो सारंगढ़ है, ठीक है, यहां पर दिख रहा है ये सारंगढ़, ठीक है, सारंगढ़ यहां दिख रहा है, और ये सारंगढ़ जो है यहां पर एक नदी बहती है जिसको हम सुरंगी कहते हैं, क्या कहते हैं, सुरंगी। तो यही कंफ्यूजन होगा आपको, यहां सारंगी नदी के तट पर नहीं है बल्कि ये सुरंगी नदी के तट पर है, इसलिए ये गलत होगा। और याद रखना ये सुरंगी, ये सारंगी नदी जो है ये महासमुंद में बहती है, ना कि सारंगढ़ में, और सुरंगी नदी जो है सारंगढ़ में, इसलिए इसका 1 और 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का बी करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर फटाफट आपको बताना है जी। चलिए, कोटा बिलासपुर अरपा नदी के किनारे स्थित है। आप सभी को बता दूं ये कोटा बिलासपुर अरपा नदी के किनारे स्थित है। तो बिलासपुर में तो कोटा है, ठीक है, तो क्या ये अरपा नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही बात है, बिलासपुर कोटा ये अरपा नदी के तट पर है, लेकिन रतनपुर खारंग नदी के तट पर है, याद रखिएगा। नांद घाट शिवनाथ नदी पर स्थित है, बिल्कुल इसी नांद घाट में आके मिलती है हाप नदी, और हाप नदी जहां पर शिवनाथ नदी पर मिलती है उस जगह का नाम ही है नांद घाट, और ये जगह है कहाँ, बेमेतरा के पास। तो बेमेतरा के पास मिलती है, याद रखिएगा। चलिए नक्शे में एक बार आपको और दिखा दूं मैं, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए भाई, है ना, एक एक चीजें क्लियर होनी चाहिए। चलो अगर हम देखेंगे तो यहां पर ये आ रही है शिवनाथ नदी, इस तरीके से बहते बहते इधर जाती है, और यहां पर आ रही है कबीरधाम से, और यहां पर मिलती है हाप नदी,
ये हाप नदी जहां पर शिवनाथ नदी पर मिलती है, इसी जगह का नाम तो है नांद घाट। नांद घाट, ठीक है, ओके, क्लियर है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर ये वाला पॉइंट होगा 2 सही। रायपुर खारू नदी पर स्थित है। रायपुर खारू नदी के तट पर स्थित है, तो बिल्कुल ये भी सही है। तो यहाँ पर 1 2 3 सभी के सभी सही उत्तर होगा, ठीक है, सभी के सभी इसके सही उत्तर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा डी, बन जाएगा। अब सब चीजें याद हो रही है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि सबसे अब प्रश्न बन रहा है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आ जाओ फटाक से, चलिए इसको पढ़िए और करेक्ट आंसर अब आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। चलो फटाफट बताओ, मैं आपको थोड़ी देर का समय देता हूं, आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। चले क्वेश्चन नंबर 9, शिवनाथ नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से मतलब जानते आ रहे हो, है ना, हम शुरू से देखते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मतलब ये जब से हम क्लास कर रहे नदियों का तब से पता है, ठीक। तो बिल्कुल शिवनाथ नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। शिवनाथ नदी का उद्गम पानाबरस पहाड़ी राजनांदगांव में है। आपको बता दूं ये पानाबरस की पहाड़ी से तो है, ठीक है, ये पानाबरस का पहाड़ी तो है, लेकिन ये राजनांदगांव में नहीं है, ये मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में है, इसलिए इसको गलत आप बोल देंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 का पॉइंट 2 गलत है, ठीक है। चलिए उसके बाद मनियारी नदी शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। मनियारी नदी शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है। खारू नदी भी शिवनाथ नदी की ही सहायक है। अब बताओ, लड्डू जैसा प्रश्न लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इतने सारे प्रश्न हमने अब एमसीक्यू में कर लिए, अब सब याद हो रहा होगा, तो आपको फिर से बता दूं महानदी की सहायक नदी क्या क्या है। तो नीचे से महानदी की सहायक नदी में जाती है सीता नदी, दूध नदी, पैरी नदी, सोंढूर नदी, सूखा नदी, वहीं पर है कोडार नदी, फिर जाती है जोक नदी, फिर जाती है वहां लात नदी, और फिर सुरंगी, सारंगी, तेल नदी। ये सारी की सारी नदियां दक्षिण की सहायक नदी है, किसकी? महानदी की। उत्तर से आती है शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, बोरई नदी, मांड नदी, और ऊपर से केलो और ईब नदी। ये सारी की सारी महानदी की सहायक नदी। वहीं शिवनाथ नदी की सहायक नदी की बात करें तो नीचे से जाती है आपकी खरखरा, खारून, तांदुला, ठीक है, और ऊपर से आती है एक सुरही नदी। सुरही, सुरंगी अलग है, सुरही अलग है। उसके बाद सकरी नदी आती है, जो हाप नदी की सहायक नदी है, सकरी, वो भी वहीं पर मिल जाती है। ऊपर से मनियारी नदी आती है, अरपा आती है, और लीलागर आती है। तो ये सारी की सारी शिवनाथ की सहायक नदी। तो ये सारे ऑप्शन आपसे अब बन जाएंगे। तो 1 3 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, मतलब यहां पर ऑप्शन तो दिख नहीं रहा। चलिए, तो शिवनाथ नदी का उद्गम पानाबरस की पहाड़ी राजनांदगांव नहीं बल्कि मोहला मानपुर से है। 1 3 और 4 सही होगा, ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो यहां पर आप देख लीजिएगा 1 3 4 सही होगा, ठीक है। तो विलोपित कीजिएगा इस क्वेश्चन को, ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है सही, ठीक है, ओके। आगे बढ़ाए गाड़ी को। चलिए आपका अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर बताइए भाई। हसदेव नदी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, क्या ये कथन सही लग रहा है? मैं आपको बता दूं कि महानदी की सबसे लंबी सबसे बड़ी सहायक नदी शिवनाथ है। तो हसदेव नदी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी नहीं है। कई लोग कंफ्यूज होंगे और सही लगा देंगे, ठीक है। दूसरा है हसदेव नदी का उद्गम सोनहट पठार से होता है, बिल्कुल सही बात है। हसदेव नदी जो है वो कोरिया जिले के सोनहट पहाड़ से देखने को मिलती है। सोनहट तहसील के पास देवगढ़ की पहाड़ी से होती है। कोरिया से मनेन्द्रगढ़, मनेन्द्रगढ़ से कोरबा, और कोरबा से जांजगीर चांपा के पास सीलादेही महुआडीही नामक जगह पर मिल जाती है। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। हसदेव नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। आपको बता दिया, बचपन से बताते आ रहे हैं, बचपन से मतलब शुरुआत से, कि महानदी की, है ना, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी है, ना कि हसदेव। तो ये भी गलत है।
हरदर नदी बिलासपुर जिले से नहीं गुजरती। अब बताओ ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, इसको समझना है और सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो हसदेव नदी बिलासपुर जिले से बिल्कुल सही बात नहीं गुजरती, तो ये पॉइंट सही है। तो 2 और 4 सही है, ठीक है। तो यहां पर केवल 2 को सही लिया जा रहा है लग रहा है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे फिर से नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर 1 और 3 गलत है, बिल्कुल ऑप्शन में नजर आ रहा होगा। 1 गलत है, 3 गलत है, तो गलत का आंसर दिया हुआ है और ये सब सही है, तो ये नहीं दिया, तो ऑप्शन होगा बी। समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी कितने लोगों ने बताया सही, आप देख लीजिए। अगर आप इसका आंसर सही बताए मतलब आप समझ जाइए कि आपका ये सही है, ठीक है। आपकी तैयारी बेहतर चल रही है, ठीक है। बाकी पिछली क्लास में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि छत्तीसगढ़ का केदार तीर्थ हमने देख लिया था, लेकिन मेरा प्रश्न था बद्री तीर्थ छत्तीसगढ़ में किसे कहा जाता है। तो कुछ लोगों ने शिवरी नारायण कहा है और कुछ लोगों ने राजिम कहा है, लेकिन उसका सही उत्तर है राजिम। बिल्कुल राजिम को आप सब जानते हैं, राजीव लोचन का मंदिर है, यहाँ पे 3 नदियों का संगम है और यहाँ पैरी सोंडूर महानदी मिलती है, और ये राजिम ही है जो छत्तीसगढ़ में बद्री तीर्थ के नाम से जानी जाती है। तो जिनको नहीं पता था आज सुन लो, अगर ये आने वाले एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछे तो आपसे बन जाना चाहिए। तो याद रखिएगा राजिम में, ठीक है, बद्री तीर्थ है, बद्री तीर्थ के नाम से राजिम को ही जाना जाता है। जिसको नहीं पता था आज सबको पता चल गया होगा, ठीक है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, 1 और 3 गलत है। ये ऑप्शन देखना, विलोपित मत कर देना कि यहाँ 2 और 4 सही वाला तो ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा है, तो सही वाला ऑप्शन तो 1 और 3 गलत बोल रहा है, तो ये भी करेक्ट आंसर होगा 10 का बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। खास जानकारी है आप लोगों के लिए, जानकारी यह है कि CGPSC प्रीलिम्स का जो न्यू बैच है उसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हमारे दुर्ग जिले के कितने टॉपर सामने आए हैं। मतलब इस बार जो मेंस का रिजल्ट आया, कितने डिप्टी कलेक्टर, अकाउंट ऑफिसर इसी दुर्ग क्षेत्र से बने हुए हैं, ठीक है। जो फर्स्ट रैंक आए हैं वो भी इसी दुर्ग जिले के हैं, ठीक है, देवेश साहू जी, जिनको आप सब जान चुके होंगे। तो आपको मैं बता दूं कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एक बार कोशिश तो कीजिए, हो सकता है आपकी तैयारी, ठीक है, इसमें हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए और आप भी डिप्टी कलेक्टर, DSP या अकाउंट ऑफिसर जैसे 2nd क्लास ऑफिसर का पद ले ले। तो मैं आपको बता दूं कि जितना आप सब अभी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती का हो, चाहे वो व्यापम का हो, चाहे वो आमीन पटवारी का हो, या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी में आप जो भिड़े हुए हैं, आप थोड़ा सा और एफर्ट लगाएंगे तो मान के चलिए CGPSC प्री की भी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि इसके लिए भी बहुत ज़्यादा पढ़ना ऐसा नहीं है, इसमें जो सिलेक्शन हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट है ऐसा भी नहीं है, एवरेज स्टूडेंट सेलेक्ट पा रहे हैं। इसमें लिखना है और इंटरव्यू दिलाना है, बस यही थोड़ा सा ऐड चीज़ है। तो यहाँ प्री तो वैसे एग्जाम होने वाला है जैसे सब एग्जाम का हो रहा है, वैसे ही उसी लेवल का एग्जाम है, ठीक है। बस थोड़ा सा एफर्ट एक्स्ट्रा लगाना है। उसके बाद जैसे 9, 10, 11, 12 में आप जैसे कॉपी में लिख करके पास हुए हैं, वैसे मेंस में लिखना है और इंटरव्यू में जाके कॉन्फिडेंस से आपको जवाब देना है। बस इतना ही काम तो करना है, फिर आप बन गए डिप्टी कलेक्टर। तो क्यों सोच रहे हैं, क्यों देरी कर रहे हैं? अगर आप थोड़ी बहुत भी तैयारी अगर अदर एग्जाम की कर सकते हैं तो मैं कहता हूं कि आप बिल्कुल CGPSC प्री की भी तैयारी कर सकते हो। और ये चीज़ आप हमारे साथ बिल्कुल ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि 24 नवंबर यानी कल से, है ना, आपकी नई बैच स्टार्ट हो चुकी है। आज है 25 नवंबर, कल 24 नवंबर से इसकी नई बैच स्टार्ट हो चुकी है। तो जो छात्र हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं आज ही इस दिए हुए नंबर पर अपना रजिस्ट्रेशन करें और हमारे साथ जुड़कर अपनी किसकी तैयारी, CGPSC प्री की तैयारी बेहतर करें और एक पद सुनिश्चित करें। क्योंकि कल 26 नवंबर है और 26 नवंबर को आने वाला है नोटिफिकेशन। जी हाँ, 26 नवंबर को आने वाला है नोटिफिकेशन, और इस नोटिफिकेशन में कितने पद आने वाले हैं CGPSC प्री का, ये जानकारी आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा खास बात आपको एक और बता दूं कि CGPSC प्री के अलावा छत्तीसगढ़ व्यापम बैच का भी बैच बन चुका है। इसका भी शुरुआत 24 नवंबर से देखने को मिलेगा। तो 24 नवंबर से इस बैच की तैयारी आपके लिए शुरू हो चुकी है। जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इस नए बैच में, जिसमें मंडी उप निरीक्षक शामिल हो जाएगा,
आमिन पटवारी हो जाएगा, सहायक उप निरीक्षक का हो जाएगा, सहायक ग्रेड डाटा एंट्री ऑपरेटर। मतलब आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो ये सारे एग्जाम की तैयारी आपकी एक साथ हो जाएगी। और इसके लिए आप टीम तो देख ही रहे हैं, तो ये हमारी टीम है आपके लिए। आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़े और आज ही रजिस्ट्रेशन करें और अपना फायदा उठाएं। खास बात ये कि अभी साध्य एकेडमी में आपको 70% का फ्लैट ऑफ दिया जा रहा है, तो इसका फायदा आप सब जरूर उठाएं। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को मैं ज़्यादा लंबा नहीं रखूंगा, यहीं तक आज की क्लास रखेंगे। हमने जितने भी प्रश्न किए, हर एक प्रश्न में 3 से 4 प्रश्न रहा और वो प्रश्न आपके लिए खास था। आप अगर इसको पढ़ रहे हैं तो आपकी तैयारी शानदार हो रही है। और अगर आप चाहते हैं ऐसी क्लासेस, ऐसे एमसीक्यू, ऐसे कूट वाले प्रश्न मैं लेके आते रहूं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताते रहे। आपका कमेंट से हमको जो प्यार मिलता है उससे हमको भी अच्छा लगता है और हमारा प्रयास यही होता है कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर एमसीक्यू लेकर आते रहे। तो बिल्कुल आप जो भी देख रहे हैं बिल्कुल कमेंट करके बताएं, सर बिल्कुल लाइए, आपकी क्लास अच्छी रही, आप ऐसे क्लास और लेकर आइए, हमें जरूर कमेंट करके बताते रहिए। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी जो यूट्यूब से अब तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, आज ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। राधे राधे, शुभ रात्रि।